अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय के रूप में देखा जाता है प्रमेय नंबर 1। प्रमेय नंबर 1, इस प्रमेय को थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय ही कहते हैं। इस प्रमेय को थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय क्या है, तो यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। थेल्स प्रमेय किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय है, या इसी को क्या बोलते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हल। अभी हमारे पास कोई त्रिभुज नहीं है, तो मान लेते हैं, माना एक त्रिभुज ABC है। ठीक है, त्रिभुज बनाते हैं। मेरे पास अभी स्केल नहीं है, तो मैं हाथ से कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा सा त्रिभुज बन जाए। चलिए इस त्रिभुज का नाम रखते हैं ABC। एक त्रिभुज ABC है। अब इस ABC में हम इस भुजा BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं, जिसका नाम रख देते हैं हम D और E। तो लिखेंगे, माना एक त्रिभुज ABC है तथा BC भुजा के
समांतर BC भुजा के समांतर एक रेखा DE है। ठीक, इसके बाद इतना हम मान लिए। इसके बाद यहाँ सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, सॉरी, यहाँ से सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि AD अनुपात DB, AD अनुपात DB बराबर AE अनुपात EC। ठीक है, इतना हमको सिद्ध करके लाना है। अब इसमें कुछ और रचना करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे रचना। क्या रचना करते हैं कि हम स्केल की सहायता से, या आप स्केल नहीं है तो हाथ से भी मिला सकते हैं, B को E से मिलाया, D को C से मिलाया। ठीक, D को C से मिला दिए, B को E से मिलाया, तथा बिंदु D से AC पर एक लंब खींचते हैं, जिसका नाम है, हम देते हैं DM। ठीक, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। उसी प्रकार E बिंदु से AB पर एक लंब खींचते हैं इस तरह से, और इसका नाम देते हैं N। तो जो काम यहाँ किए हैं उसको यहाँ लिखते हैं। तो लिखेंगे B को E से मिलाया, E से, तथा C को D से मिलाया, D से मिलाया, तथा आगे क्या किए, DM लंब खींचे, किस पर, AC पर। A और C पर क्या लंब खींचे हैं, DM। तो यहाँ लिखेंगे DM लंब AC खींचा। ठीक, एवं EN यहाँ भी 90 अंश का कोण बना है। E से इस AB पर लंब खींचे हैं, क्या, EN। तो EN लंब AB खींचा। ठीक, इतना काम किए। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास अब समकोण त्रिभुज कितने ठो हो गए। तो पहला समकोण त्रिभुज ADE पर हम एक समकोण त्रिभुज के रूप में लेते हैं, जैसे कि ADE है ना। इस पर हम एक समकोण त्रिभुज है जिसमें EN क्या है, लंब है, इसको आधार मानते हैं, और लंब EN को मानते हैं, ये लंब है EN। तो हमको पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हम इस भुजा को आधार मानकर अब इसको लंब ऊंचाई के रूप में लेते हैं त्रिभुज का। तो चलिए बनाते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल
तो त्रिभुज हमारा ए डी ई क्या है, यहाँ पर समकोण बना है तो हम इसको समकोण के त्रिभुज का सूत्र लगा देंगे। तो ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं 1/2 का 1/2। अब आधार कौन बनेगा, तो आधार AD बनेगा। क्या बनेगा, AD। और ऊंचाई क्या बनेगा, जो यहाँ पर लंब खींचे हैं ना वो ऊंचाई बनेगा। तो EN हमारा क्या बनेगा भाई, ऊंचाई EN। तो इसको दे देना है भाई समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब हम एक त्रिभुज लेते हैं D, नहीं कहाँ से, BDE, ये वाला त्रिभुज। ये देखो B से D में जाएंगे, D से E में जाएंगे और E से सीधा B में आकर मिलेंगे। तो एक त्रिभुज बनेगा BDE। तो इस त्रिभुज का अधिकतम ऊंचाई क्या होगा, यही लंब काम करेगा EN। तो हम यहाँ लिखेंगे, पुनः लिख सकते हो, पुनः त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल। तो इसमें भी हम समकोण त्रिभुज का सूत्र लगाएंगे, क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो इसमें भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पास 1/2 का 1/2 रहेगा। अब आधार कौन बनेगा भाई, BD क्या बनेगा हमारा, या DB हमारा आधार बनेगा। और इसी आधार पर ये लंब बना हुआ है तो ये ऊंचाई का काम करेगा। तो ये DB हमारा आधार बनेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं DB गुना ऊंचाई। तो इस त्रिभुज की अधिकतम ऊंचाई कौन बताएगा, ये लंब ही बताता है, इसलिए ऊंचाई की जगह क्या लिखेंगे, EN। इसको देना है समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को, मतलब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 भागित समीकरण 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण 1 क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज, समीकरण 1 है हमारा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 AD इंटू EN। उसी प्रकार समीकरण 2 में क्या है, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 DB इंटू EN। तो चलिए भाग देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज क्या ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक, बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 AD गुणा EN। पूरे के बटे में इसी प्रकार नीचे लिखेंगे BDE का क्षेत्रफल क्या लिखे हैं, 1/2 गुणा DB
गुणा EN। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि दोनों के क्षेत्रफल में 1/2 है और EN/EN है, तो यहाँ पर समान है तो 1/2 से 1/2 कट जाएंगे और EN से EN कट जाएगा। तो बचेगा क्या भाई? तो बचेगा ऊपर AD और नीचे बचेगा DB। तो ये इस प्रकार इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अब हम एक त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेंगे? इधर से इस भुजा को आधार लेकर अभी हम बनाए हैं, अब हम इस भुजा को आधार लेकर बनाएंगे। तो इस भुजा के लिए पहला ऊपर वाला त्रिभुज लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम भी क्या रखते हैं? ADE। ADE ही नाम रख देते हैं जैसे है। तो अब यहाँ बस लिखेंगे चलिए त्रिभुज इसी प्रकार लिख लेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, अब इस भुजा को आधार मानना है तो E क्या होगा इसका? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पास 1/2 का 1/2 आधार क्या बनेगा भाई? AE आधार बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे AE गुणा ऊंचाई क्या बनेगा? ये वाला ऊंचाई बनेगा। ये जो इधर वाला ये जो समकोण रेखा है ये इसकी ऊंचाई बनेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? DM इसका ऊंचाई बनेगा। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। क्या दे? समीकरण नंबर 4। अब ये वाला त्रिभुज लेंगे। इस त्रिभुज का नाम क्या रखते हैं? DCE। क्या नाम रखेंगे? DCE। त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, DCE का क्षेत्रफल, तो इसको भी हम समकोण त्रिभुज के सूत्र से बना देंगे। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर मान रख दो 1/2 का 1/2 आधार क्या बनेगा भाई? ये बनेगा EC। क्या बनेगा हमारा? EC इंटू DM। इस त्रिभुज की अधिकतम ऊंचाई को यही ये वाला ही लंब बताएगा, तो इस लंब नाम है DM। इसको दे देते हैं क्या? समीकरण नंबर 5। अब यहाँ फिर वैसे जैसे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दिए थे वैसे ही समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग देते हैं। तो समीकरण 4 भागित समीकरण 5, समीकरण 4 भागित समीकरण 5 तो भाग देते हैं। तो समीकरण 4 है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 गुणा AE बटे DM। AE सॉरी बटे बोल दिया था, गुणा DM पूरे के बटे में क्या लिखेंगे? DCE का क्षेत्रफल 1/2 गुणा EC गुणा DM। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो 1/2 से 1/2 कटेगा और DM से DM कटेगा। तो 1/2 से 1/2 कट गया
और DM से DM कट गया, तो बचा क्या? ऊपर बचा AE और नीचे बचा EC। इसको दे दोगे, इसको क्या देंगे? समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर 6। ठीक, अब हमको पता है, क्या पता है कि यहाँ पर जो DE और BC समांतर है, तो समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ त्रिभुज कौन कौन बना है? BDE और DCE। ये दोनों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ठीक, तो यहाँ बस एक लाइन लिख देंगे हिंदी में कि चूंकि समांतर रेखाओं के बीच, यहाँ लिखेंगे समांतर रेखाओं के बीच बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसलिए समीकरण कौन? 3, समीकरण 3 और समीकरण 6, समीकरण 3 और समीकरण 6 आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इनका मान और इनका मान बराबर होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है, उनका क्षेत्रफल ये है, और इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को किससे भाग दे रहे हैं? ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो रहे हैं, तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों से ही इनको हम क्या कर रहे हैं? इनके क्षेत्रफल को भाग दे रहे हैं, तो मतलब इनका भागफल और इनका भागफल बराबर होगा। अतः करके आप यहाँ इस प्रकार सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार सिद्ध होता है। कहाँ, कैसे, इस प्रकार तो अतः करके लिख सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा? ये वाला, इसका नाम क्या है? BDE। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा कौन से त्रिभुज का? त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज DCE का। DCE का क्षेत्रफल। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल यदि बराबर हो रहे हैं तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 7। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण कौन कौन सा? 3, कौन सा? समीकरण 3, 6 और कौन सा? इस 7 से। समीकरण 3, समीकरण 6 व समीकरण 7 से सिद्ध होता है कि AD बटा DB बराबर AE बटा AC, कि इनके अनुपात बराबर होते हैं। आप पेपर में इतना तक लिखेंगे और नीचे बता दीजिएगा सिद्ध हुआ। ये प्रश्न 2019 के तीनों सेट ABC में आया था, अतः इस प्रश्न को आप सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कर लेंगे।